बिहार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मांग कर रही है, जी इसका सर। क्या पर्पस है और ये क्यों नहीं दिया जा सकता है? मोतिहारी से आप आते हैं, जी तो सर। क्या ऐसी खास बातें हैं मोतिहारी में जिसको हम मशहूरी के तौर पे देख सकते हैं, या फेमस किस वजह से? पिछले साल नवंबर दिसंबर में एक बिहार कनेक्ट इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी। जी उसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? एक मिनट सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पप्पू। पप्पू प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सर। तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर जी रहा सर। है। कौन आपको बिहार के कौन से नॉवेलिस्ट या कौन से आपको प्रभावित करते हैं सबसे ज़्यादा और क्यों? सर रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी की कौन सी कविता आपने उनकी? सर जो हमारे सिलेबस में हुआ है कुरुक्षेत्र। सिलेबस में एक ही था? जी अच्छा, उसका क्या उसका वो क्या है, अंश क्या है उसका, क्या? सर वो उसमें यही कहना चाह रहे हैं कि अगर युद्ध की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई आपको युद्ध के लिए ललकार रहा है तो पीछे हटना भी नहीं चाहिए। जैसे उनकी एक पंक्ति है, छीनता है सो तो कोई और तू, त्याग तप से पाप काम ले या पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। आज के कॉन्टेक्स्ट में कैसे क्यों इतना रेलिवेंट है इनका काम? सर आज भी जैसे हम देखें वर्ल्ड वार जैसे काफ़ी सारे युद्ध चल रहे हैं टेरिटरी को लेके या किस चीज़ को कहाँ लेके। कहाँ पे युद्ध चल रहा है अभी? जैसे अभी सर इजराइल हमास का चल रहा है, यूक्रेन रूस का चल रहा है, और उसके बाद अजरबैजान का भी कुछ दिन पहले चल रहा था। तो ये सब आज भी समस्या बनी हुई है। आपके पिताजी टीचर थे। जी तो आप सर। टीचर क्यों नहीं बनना चाहते? कितना नोबल प्रोफेशन है, वो छोड़ करके आप ये प्रशासन में क्यों आना चाह रहे हैं? जी सर, टीचर एक बहुत अच्छा जॉब है सर, लेकिन वहाँ पे जो है मैं समाज के लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता हूँ। जैसे मैं समाज के लिए तो पढ़ा सकता हूँ बच्चों को, हाँ, एजुकेट वो कर काफी सकता हूँ नहीं उन्हें, है। लेकिन सर उनके लिए कुछ अगर हेल्प करना पड़े तो मैं अपने स्तर पे हेल्प नहीं कर पाता हूँ। जैसे कुछ समाज के बच्चे जो गरीब हैं उनको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उनको अगर कुछ सरकार की तरफ से सुविधा मुहैया करवाना हो अच्छा, तो ये उसके लिए बताइए, आपने अपने वीकनेस, स्ट्रेंथ, स्पोर्ट्स, ये सब को आपने, आप में कोई वीकनेस और स्ट्रेंथ नहीं है? है आपने सर। लिखा नहीं इसमें, इसको सीरियसली आपने नहीं देखा है या भरा है पर्ची को? सॉरी सर, उसको ये 3 पोर्शन छोड़ दिए। क्यों, कोई वजह था छोड़ने का, या आपको लगता है कि आप में है नहीं ये वीकनेस और स्ट्रेंथ? नहीं है सर, बिल्कुल है। तो आपको ये पर्ची दिया गया था यही इसी चीज़ को, तो आपसे इस पर तो कोई प्रश्न हम लोग पूछ ही नहीं पाएंगे, या आप वैसे बताएं आपका वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है? सर मेरी वीकनेस जो है, मुझे लगता है कि मैं किसी एक चीज़ को करता हूँ तो वो जब तक ख़त्म नहीं होता मैं अगले चीज़ पर नहीं बढ़ता हूँ। ये वीकनेस है या स्ट्रेंथ है? सर इसमें ऐसा होता है कि कई बार मुझे अधिक समय लग जाता है पूरा पहले काम करने में, जिससे अगले काम को करने में देरी होती है। तो मैं समझता हूँ ये एक मेरा वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है आपका? है। स्ट्रेंथ में सर क्विक लर्नर हूँ, जैसा मेरे टीचर्स और मुझे सहपाठी बताते हैं कि मैं चीज़ों को बहुत जल्दी समझ लेता हूँ। ये बिहार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मांग कर रही है, जी इसका सर। क्या पर्पस है और ये क्यों नहीं दिया जा सकता है? सर बिहार विशेष राज्य का दर्जा इसलिए मांग कर रही है कि बिहार अभी पिछड़े राज्य के श्रेणी में आती है। अगर बहुत सारे मानक देखें तो उसमें बिहार का पायदान सबसे निचला है। तो इस आधार पे जो है बिहार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रही है। लेकिन इसके पहले जो 14वां वित्त आयोग, वो विधि आयोग था, उसने इस बात को किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए मना कर दिया है। उसमें सर जो सुविधा मिलता है कुछ पैसे मिलते हैं, जैसे जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होते हैं उसमें 90% पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10% बिहार गवर्नमेंट देती है। जबकि ऐसे में होता है कि 60% सर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% बिहार गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ये कास्ट सेंसस का मांग क्या है? जी सर। आप इससे एग्री करते हैं? जी सर बिल्कुल। सर डेटा होना चाहिए, तभी हम किसी भी चीज़ पे बेहतर पॉलिसी बना सकते हैं। हमें
हर चीज़ का पता हो कि किस चीज़ में क्या समस्याएं हैं, किस चीज़ के लिए कितने लोग हैं। तो ये काफ़ी नहीं है कि अगर आप जानें कि इतने गरीब लोग हैं और इतने, ये काफ़ी नहीं है? कास्ट जानना क्यों आवश्यक है? सर प्रॉपर कास्ट के मैं सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन कैटेगरी वाइज जान सकते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी ये सब जानना जरूरी है। कास्ट सेंसस ये तो नहीं कहता, कास्ट सेंसस में तो कास्ट होगा ना। सर आप उससे अग्रीमेंट में हैं या नहीं है? कास्ट सेंसस की मांग से आप अग्रीमेंट में हैं या नहीं है? सर मैं कैटेगरी वाइज सेंसर के एग्रीमेंट में हूँ, एग्री करता हूँ। लेकिन सर मुझे लगता है कि जैसे उसमें भी एससी एसटी में कुछ कम्युनिटी है जो पिछड़े हैं, तो उनको भी जानना जरूरी है, तो इस वजह से सर होना चाहिए। बिहार के सो कॉल्ड पिछड़ेपन का वजह क्या है? सर पिछड़ेपन का तो कई वजह है। एक तो सर मुझे जो लगता है वहाँ पे औद्योगिकरण उतना नहीं हुआ है, तो क्या नहीं हुआ है? औद्योगिकरण। हाँ हाँ। और दूसरा सर बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है, तो कृषि को लेकर अभी सरकार कुछ कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत बढ़िया स्थिति नहीं है। जैसे अभी औद्योगिकरण करने का क्षमता है बिहार में? उतना कैपिटल, मिनरल्स, सर बिल्कुल है। ह्यूमन रिसोर्सेज सब हैं? जी सर बिल्कुल। कुछ डेटा देंगे? ह्यूमन रिसोर्स सर, जैसे अभी एक नीति आयोग का रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, उसमें ये बताया गया था कि सबसे कम युवा आबादी जो है बिहार की है। लगभग 22 साल एज है बिहार की औसत आयु। तो इस वजह से सर वहाँ पे तो, लेकिन हाँ दिक्कत यह है कि उनको मानव संसाधन में तब्दील करना ये थोड़ा सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य रहेगा। अगर ये कर देती है तो पूंजी का व्यवस्था करना कोई बड़ी बात नहीं तो है। आप कैसे उसमें हस्तक्षेप करेंगे? आपका क्या रोल होगा? आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा? सर मेरा कंट्रीब्यूशन तो जैसे अगर सरकार पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पे होता है, तो सर मेरा तो होगा कि सबसे पहले सर कौशल विकास पर ध्यान दिया जाए, जितने भी लोग हैं। उसके बाद शिक्षा पे ध्यान दिया जाए, स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए। इन सभी चीज़ों पे जो भी पॉलिसीज होगी सरकार की, उसको हम ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। ऑलराइट पप्पू, जी पहले तो ये बताएं, मोतीहारी से आप आते हैं, जी तो क्या ऐसी खास बातें हैं मोतीहारी में जिसको हम मशहूरी के तौर पे देख सकते हैं, या फेमस किस वजह से? सर इसका वजह ऐतिहासिक रहा है सबसे ज़्यादा, क्योंकि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत वहीं से की थी 1917 में। ओके। तो इस वजह से ये मतलब एक पूरे इंडिया का सेंटर प्लेस रहा है राष्ट्रीय आंदोलन में। ओके। आपका रुचि पढ़ाने में था और आप पढ़ने में तेज भी है, जैसे आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बता रहा है। जी तो लेकिन बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो आप समझते होंगे कि इतना जी। ऊंचा नहीं है। उसको कैसे ठीक किया जा सकता है और क्या प्रॉब्लम्स हैं? सर मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम जो थी अभी तो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, और मैं सर श्योर हूँ कि 2021 का जनगणना जब होगा तो बिहार की लिटरेसी रेट भी काफ़ी ऊपर आ चुकी होगी। लेकिन उसका मुझे ये लगता है कि कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है, जिससे उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। उसके बाद सर लड़कियों को तो चलो मानता हूँ, जी वो सोशल वजह है, देख जी। समझ में आता है। लड़कों का भी रेट कम है एज कम्पेयर टू द नेशनल एवरेज। सर लड़कों का एक रीज़न तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि लोग जल्दी अपने बच्चों को ये कहते हैं कि आप कुछ पैसे कमा लो पढ़ाई लिखाई करके, मतलब बहुत उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, टाइम इन्वेस्ट, पैसा इन्वेस्ट। तो वो चाहते हैं कि कुछ जल्दी में रोजगार कर ले छोटा मोटा, जिससे कुछ पैसे आने लगे। तो ये एक वजह हो सकता है। तो इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं? लिटरेसी रेट को कैसे बढ़ाया जा सकता है? सर लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए सबसे पहले जागरूक करना होगा लोगों को कि पढ़ाना जरूरी है, शिक्षा का क्या महत्व है ये बतलाना जरूरी है। और लोग समझ भी रहे हैं धीरे धीरे सर, तो काफ़ी चीज़ सुधर रही है। और उसके बाद जो पॉलिसी जितनी है सरकार की, उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ओके। जी और अभी जो पीछे करके एक उड़ीसा में केस हुआ था जिसमें मिलिट्री ऑफिसर और उसकी फियांची को
जी जी वो जो इशू सामने आया था, पेपर्स में भी आया जी था। जी अभी उनको, जो वहाँ का इंचार्ज था, पुलिस ऑफिसर, और वो तो सस्पेंड हो गए थे और साथ में 4 भी हो गए थे, लेकिन अभी इनका नार्को टेस्ट क्यों किया जा रहा है? सर नार्को टेस्ट एक होता है जो, नहीं, क्यों किया जा रहा है? सर नार्को टेस्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए की जाती है, हालांकि इसकी वैधता नहीं है, लेकिन उस जानकारी के आधार पर हम आगे की कार्रवाई कर सकें, इसके लिए सर किया जाता है। तो इसकी ज़रूरत है क्यों? हम क्यों ये नेसेसिटी में आ गए कि नार्को के बिना आगे नहीं बढ़ पा रहे? सर कई बार रुकावट क्या है इसमें? नार्को क्यों करना पड़ रहा है कुछ केस इस केस में? कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिनमें आगे के क्लू मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो उसमें उनसे ही पूछताछ की जाती है, थोड़ा बेहोशी की हालत में करके, ताकि उनसे कुछ जानकारी प्राप्त हो सके और उसके आधार पर जो है आगे की कार्रवाई की जा सके। ओके, यानी कि एविडेंस वगैरह नहीं मिल पा रहा है क्योंकि विटनेस वगैरह नहीं होंगे, जी जी जो कुछ हुआ 4 दीवारी में हुआ, जी जी ऐसा समझ रहे हैं आप? जी सर। तो उन्होंने तो रिक्रिएट भी किया है, सीन, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। रिक्रिएट किया, लेकिन फिर भी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सारी मतलब कॉम्प्लिकेशन होती है, तो मुझे लगता है सर नार्को टेस्ट वो भी जब कोर्ट ऑर्डर देती है तब किया जाता है सर, उसके लिए। कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया। चलिए, अच्छा आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट मालदीव्स के इंडिया विजिट करना चाह रहे हैं, प्लान बन रहा है, विजिट जी। हो रहा है अक्टूबर 2nd वीक में। तो ऐसा क्या हो गया कि अभी विजिट हो रहा है? पीछे करके तो एंटी इंडिया स्टैंड था, तो अभी चेंजेस कैसे आ रहे हैं सर अभी और कुछ क्या दिन ऑब्जेक्टिव है आने का? अभी कुछ दिन पहले जयशंकर जी वहाँ गए थे, तो उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट मालदीव के साथ साइन करके आए। जैसे वहाँ पे एक प्रोजेक्ट वो फंड करिए, ग्रेटर मालदीव। तो इस वजह से सर मालदीव को भी लग रहा है कि हम भारत को छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। और सर इतिहास देखें तो पहले भी सबसे ज़्यादा अगर मालदीव को ज़रूरत पड़ी है तो भारत ही सबसे पहले आया है, लेकिन अभी जो अभी मोहम्मद मुइज़ू जी हैं, तो उनका थोड़ा स्टांस जो है चाइना की तरफ था पहले, लेकिन अभी फिर झुक रहा है इंडिया की तरफ। तो वहाँ तो बड़ा जीते ही इलेक्शन, एंटी इंडिया, इंडिया आउट करके उसी पे तो जीते हैं। जी सर। और उसके बाद बहुत बातचीत भी हुआ है। उसके बाद मिलिट्री पर्सनल को बोला कि अब जी, withdraw भी कर लीजिए। इंडिया आउट कैंपेन चला भी, और वहाँ तो से अब ऐसा चेंज किया आ गया है कि उनको यहाँ आ रहे हैं और अभी कह रहे हैं सब ठीक है और सब बेहतर है, हमने तो कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। सर उन कोई भी चीज़ धीरे धीरे समझ आ रही है उनको भी कि हम भारत को इग्नोर करके या भारत को थोड़ा साइड लैंड करके हम एशिया पैसिफिक रीजन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो हमें भारत को साथ लेके चलना ही पड़ेगा। और चाइना की पॉलिसी ये रही है कि वो एक डेट डिप्लोमेसी खेलता है हमेशा, आपको बहुत सारे ऋण देगा, फंसा लेगा, फिर आपसे बंदरगाह या जो भी चीज़ है वो कुछ सालों के लीज पे करवा लेगा। तो वो चीज़ धीरे धीरे कंट्री को समझ में आ रही है कि चाइना की मानसिकता क्या है। ओके, थैंक यू। पप्पू जी, जी सर। आप अभी बात किए थे औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जी सर। तो उसमें चाहिए इन्वेस्टमेंट, जी सर। मगर बिहार में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। जी बिहार सरकार कुछ कर रही है क्या इसके लिए? जी सर, बिल्कुल। बिहार सरकार सर जितने भी उद्योगपति हैं उनके साथ मीटिंग कर रही है। जैसे भी पटना में हुआ था, दिल्ली में भी हुआ था, तो उनको मतलब कुछ परसुएट। बताइए उसका क्या लाभ हुआ, क्या प्रपोजल हुआ? जी सर, अभी जैसे भारत सरकार ने भी इस बजट 2024-25 में गया को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया है। ठीक है। वहाँ पे औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा और कई सारी कंपनियां हैं जो पटना में इन्वेस्ट करने आ रही है। जैसे आईटी सेक्टर की कंपनी है, नाम तो अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट आ रही पिछले साल नवंबर दिसंबर में एक बिहार कनेक्ट इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी, है। जी उसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? सर, पढ़ा हुआ था लेकिन बहुत मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, मेरा ये मानना है कि कुछ लोग आते हैं, कुछ प्रोमिसेस होते हैं, कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन होती है, मगर वो जमीनी लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर कभी इम्प्लीमेंट नहीं होता।
सर, आपका क्या विचार? इसके लिए किसी भी इंडस्ट्री को किसी एरिया में स्थापित करने के लिए कई सारे कारण नहीं तो जिम्मेदार आप होते हैं। इससे सहमत हैं जो मैं कह रहा हूं कि सर पूरी तरीके बातें से होती है मगर ग्राउंड लेवल पर पूरी तरीके से सहमत नहीं है, लेकिन कुछ हद तक सहमत हैं क्योंकि उसके पीछे कई तो सारे आप कारण हैं। दीजिए एग्जाम्पल दीजिए कि आप पूरी तरह से सहमत नहीं है। सर इसके कोई पीछे ऐसा इम्प्लीमेंट हुआ है बताइए। सर इसके पीछे कारण यह है कि किसी भी क्षेत्र में औद्योगिक इकाई को स्थापित करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बाजार की ज़रूरत पड़ती है जो बिहार में तो है। उसके बाद सर कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है, चाहे वो कनेक्टिविटी और मतलब बाहर ले जाने के लिए हो, एक्सपोर्ट करने के लिए हो, या फिर देश में सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हो। और तीसरी चीज़ सर ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी की कांस्टेंट सप्लाई। कोई हाल फिलहाल में कोई ऐसा इंडस्ट्री सेटअप किया गया हो, कोई इनॉग्रेट किया गया हो कहीं पर, कुछ बताइए उसके बारे में। सर इथेनॉल प्लांट सेटअप किया जा रहा है। कहाँ? जैसे 1-1.5 साल पहले नीतीश कुमार जी ने पूर्णिया में पूरे भारत का पहला इथेनॉल प्लांट सेटअप किया था, और अभी भी 17 से इथेनॉल प्लांट सेटअप किए जा रहे हैं। और सर जैसे मुजफ्फरपुर में एक मेगा फूड पार्क बन रहा है, और कई भी जगह मेगा फूड पार्क बन रहे हैं। तो हाल फिलहाल में एक अडानी का सीमेंट से रिलेटेड फैक्ट्री सेटअप किया गया, कुछ आइडिया है, पढ़े हैं कुछ उसके बारे में? नहीं सॉरी। नहीं। आपने युवा की बात की, बिहार डेमोग्राफिक डिविडेंड। यस अभी हाल फिलहाल में सरकार कुछ कदम उठाई है राजगीर को एक स्पोर्टिंग हब के रूप में तैयार करने का, जी। उसके बारे में बताइए कुछ। राजगीर में खेल विश्वविद्यालय बन रहा है, उसके माध्यम से बिहार में खेल का जो कल्चर है, जो ये विश्वविद्यालय में क्या क्या होगा, किस तरह का खेल होंगे, सर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ बताइए। सर उसमें हर तरीके का है। जैसे वॉलीबॉल है, उसके बाद तैराकी है, उसके बाद सर फुटबॉल का भी ग्राउंड बन रहा है, और सर उसमें बास्केटबॉल है। उसके बाद क्रिकेट का तो अभी ग्राउंड नहीं देखने, लेकिन सर सुनने में आया कि क्रिकेट ग्राउंड भी बनेगा वहाँ, और बाकी चीज़ें। अच्छा ये बताइए कि राजगीर में एक और चीज बन रहा है बहुत बड़ा, नालंदा यूनिवर्सिटी, जी तो इसके बारे में बताइए। सर नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारा बिहार का प्राचीन समय से नहीं, मॉडर्न वाला बताइए, प्राचीन जी। वाला मत सर बताइए। तो उसको जो है लगभग 13वीं शताब्दी में उसको ध्वस्त कर दिया गया था। नहीं हिस्ट्री छोड़िए ना, सर यू कम टू द अभी प्रेजेंट। अभी उसको फिर से रिनोवेट किया जा रहा है, फिर से उसको एक, अभी जैसे मोदी जी गए थे तो उसको शुरुआत करके आए हैं। तो अभी कौन लोग बना रहे हैं, उसकी क्या एम्स, एम्बिशन क्या है, उसके बारे में बताइए कुछ। एम्बिशन यही है कि फिर से जैसे पहले था नालंदा विश्वविद्यालय का प्रख्यात, वैसे ही फिर से एक प्रख्याति, ताकि विश्व के लोग भी आ सके फिर से भारत में पढ़ने के लिए। तो उसका उद्देश्य यही है सर। अच्छा, तो इसका क्या कोलैबोरेशन है, कौन कौन से देश इससे कोलैबोरेट कर रहे हैं कुछ? सर इससे क्या पढ़ाई हो रहा है वहाँ पर? सर एग्जैक्ट तो मैं नहीं नहीं बता, कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। आप मोतिहारी के हैं। जी। नेपाल बॉर्डर, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के, और कौन कौन से वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल बॉर्डर को टच करती है? सर टोटल 8 जिले हैं। बताइए। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद मधेपुरा, उसके बाद सर अच्छा कोई बात नहीं। तो ये जो हमारा पोरस बॉर्डर है जी। और नेपाल में अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण क्या है ये बताइए। सर मुझे लगता है कि उनका विचारधारा कारण हो सकता है। जैसे जो अभी ओली साहब आए हुए हैं,
तो उनका विचारधारा जो है साम्यवाद के प्रति ज़्यादा झुका हुआ है। तो मैंने इससे पहले भी थे तो उस समय भी देखा गया था कि उनका चाइना की तरफ झुकाव ज़्यादा था। तो नहीं, गवर्नमेंट आते हैं, गवर्नमेंट जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी 14-15 साल में 10-15 प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसा क्यों है? और इससे ज़्यादा जानकारी में पढ़ूंगा मैं। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू पप्पू। जी।